आज की वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत ने 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट कर लिए हैं और अब हम 80th ईयर में एंट्री कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं। तो चलिए आज का जो हमारा वीकली मार्केट आउटलुक है उससे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस वीक हमारे मार्केट में कैसी ट्रेडिंग हुई है और नेक्स्ट वीक में कैसी ट्रेडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले जो भी डेटा और इवेंट्स हुए हैं इस वीक के अंदर उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मंडे को 10th डेट थी और हमें जो है वो एक म्यूचुअल फंड का डेटा देखने को मिला था। अगर हम बात करें इक्विटी इनफ्लोज के तो हमें 24,700 करोड़ के करीब के इनफ्लोज देखने को मिले थे म्यूचुअल फंड के अंदर। बट अगर हम बात करें तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 15% का फॉल जो है वो हमें देखने को मिला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जुलाई के अंदर भले ही इक्विटी इन्फ्लोस अच्छे थे बट हमें जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे फॉल देखने को मिला है। तो देखते हैं कि अगस्त मंथ में हमें क्या नंबर्स देखने को मिलेंगे या फिर हमें जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इंक्रीज या फॉल देखने को मिलता है हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर। कि म्यूचुअल फंड से जो अभी पैसा इन्फ्लोस हो रहा है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि DIIs जो है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नेट बायर्स ही हो रहे हैं और रिटेलर्स के पैसे की वजह से ही हमारे मार्केट में एक अच्छा सा हम कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल रहा है और हमारे मार्केट जो है वो ज़्यादा गिर नहीं रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों से या एक साल के ऊपर अब हो गया है FIIs जो है वो नेट सेलर ही रहे हैं हमारे मार्केट में। तो रिटेलर्स तो बाई कर ही रहे हैं बट जो रिटेलर्स ने म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा पंप इन किया है हमारे स्टॉक मार्केट में उसके वजह से हमारे मार्केट जो है उसके अंदर हमें एक कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। हमारे मार्केट जो है वो काफ़ी स्टेबल ही है। तो ये थी म्यूचुअल फंड का डेटा जो हमें मंडे को देखने को मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो CPI का डेटा भी जो है वो हमें देखने को मिला है, इंडिया का भी और US का भी। तो अगर हम बात करें इंडिया के नंबर्स की तो हमारा जो इन्फ्लेशन है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो नियरली 4.45% पे हमें देखने को मिला है। अगर हम मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो जून में 4.38% देखने को मिला था। इसका मतलब ये है कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड थे, वॉर लाइक सिचुएशन थी तो वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड हो चुके थे, तो हमारे कंट्री के ऊपर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट था। और हमने देखा भी था कि रुपये भी डिप्रिशिएट हो गया है, चीज़ें जो थी वो महंगी होने वाली थी। क्योंकि तेल अगर महंगा होता है तो सारी चीज़ें इवेंचुअली धीरे धीरे महंगी हो ही जाती है। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि 1-2 क्वार्टर जो है तो उसके वो उतना तो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही जो है वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो जो फर्स्ट क्वार्टर था वो तो ख़त्म हो चुका है बट अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में भी ये इफेक्ट कितने चलते हैं। पर अभी जो है जैसे कि हमने देख ही चुके हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज ही हुआ है। तो हो सकता है कि ये सेकेंड क्वार्टर ख़त्म हो उसके बाद जो हो कि हमें इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ी बहुत राहत देखने को मिलेगी। बट उसके लिए भी ब्रेंट क्रूड के जो प्राइसेस है उसके अंदर गिरावट हो तो ही राहत देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी भी ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड है, $89 के करीब है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो इन्फ्लेशन जो है वो हमारा एलिवेटेड ही रहने वाला है। अगर हम अमेरिकन की बात करें, अमेरिकन मार्केट्स में, तो उनका इन्फ्लेशन जो आया है वो 3.4% के करीब हमें देखने को मिला है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस की बात करें तो उनका जून मंथ में 3.5% था। तो उनके यहाँ पे तो इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुआ है। तो उनके मार्केट के लिए तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी। बट हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स मतलब होलसेल लेवल पे क्या इन्फ्लेशन होता है उसका भी डेटा रिलीज हुआ था। तो होलसेल लेवल पे 9.78% का नंबर हमें देखने को मिला है। तो ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो नॉर्मल CPI देखते हैं हम उससे डबल हमें होलसेल प्राइस लेवल पे देखने को मिला है इन्फ्लेशन। तो नंबर्स जो है वो होलसेल लेवल पे तो इतने अच्छे नहीं है बट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे थोड़ा सा डिक्रीज देखने को मिला है। बट अगर हम बात करें तो अगर होलसेल लेवल पे ही इतना इन्फ्लेशन है तो रिटेल लेवल पे ऑब्वियसली इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ने ही वाला है। तो जब तक होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन कम नहीं होता है तब तक रिटेल लेवल पे भी हमें कम नहीं दिखेगा। तो देखते हैं कि जब तक क्रूड के प्राइसेस जो है वो गिरते नहीं है तब तक इन्फ्लेशन रहने वाला है। देखते हैं कि ये सेकेंड क्वार्टर में हमें कितना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है या गिरावट ही देखने को मिलती है इन्फ्लेशन के नंबर्स के अंदर। तो ये हो गई इन्फ्लेशन की डेटा हमें देखने को मिला था। तो यही डेटा
थे जो हमें इस वीक देखने को मिले हैं। अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें कि नेक्स्ट वीक में और कौन से डेटा रिलीज़ होने वाले हैं, तो नेक्स्ट वीक में एज सच कोई डेटा तो रिलीज़ होने नहीं वाला है इंडिया में। पर अगर हम बात करें तो FOMC की मिनट्स जो है वो रिलीज़ होने वाली है नेक्स्ट वीक के अंदर, तो उसके ऊपर चाहिए तो हम ध्यान दे देंगे। अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें होती है तो हम डिस्कस कर लेंगे, वरना तो एज सच कोई वो भी बड़ा इवेंट है नहीं। पर हम नज़र रखेंगे कि उसकी वजह से कुछ अमेरिकन मार्केट्स में ऊंच नीच तो नहीं हो रही है करके, वो अब एक बार देख लेंगे। अगर हम बात करें तो रिजल्ट सीजन शुरू है, वो हम सबको पता ही है। तो जो रिजल्ट तो आ ही रहे हैं, तो इस वीक भी हमने काफ़ी रिजल्ट देखे, नेक्स्ट वीक भी जो है वो काफ़ी रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। बट एज सच कोई अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बाकी है नहीं जो हमारी निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के मूवमेंट को इफेक्ट करेगा। तो इसके लिए हम जो है वो सब कंपनीज़ का रिजल्ट डिस्कस नहीं करते हैं। बट जो वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक को लेके, वो तो रहेंगी, क्योंकि जिस स्टॉक का रिजल्ट आएगा उस स्टॉक में हमें काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो ये तो रहने ही वाला है नेक्स्ट वीक भी हमारे मार्केट में। तो चलिए एक बार जो है अभी हम जो चार्ट डिस्कस कर लेते हैं कि हमें हमारे इस वीक कैसी ट्रेडिंग हुई है और नेक्स्ट वीक हम क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं हमारे मार्केट के अंदर। तो अगर हम बात करें निफ्टी से शुरू करते हैं, पहले हम वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है वो नियरली 1% का फॉल हमें देखने को मिला है इस वीक हमारे मार्केट में। और जैसे कि हम देख सकते हैं जो रेजिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे थे वहीं से एक रिजेक्शन फेस किया है निफ्टी ने। डेली टाइम फ्रेम पे आ जाए हम, तो हमने देखा ही है कि निफ्टी जो है वो सिर्फ मंडे को फ्लैट क्लोज हुई थी, फ्लैट से पॉजिटिव। बाकी हमने चारों दिन निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है और नेगेटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बट देख सकते हैं कि पूरे वीक में 1% गिरी है, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पर्टिकुलर दिन पे ही हमें 1% का कंटिन्यूस फॉल देखने को मिला है। तो अभी भी जो हमारे मार्केट्स है वो 200 EMA के बिलो क्लोज हुए थे फ्राइडे को, तो ये एक बुरी न्यूज़ है हमारे मार्केट के लिए। बट एक चीज़ याद रखनी है कि जब जब कैंडल EMAs के पास आती है तब तक कंसोलिडेशन चलता है, और काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि हमें EMAs के ऊपर और नीचे बार बार क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। तो देखना है हमें कि जो ट्रेंड है वो चेंज होता है या नहीं होता है। अगर नेक्स्ट वीक निफ्टी जो है वो 100 EMA भी तोड़ देती है, यानी कि 24,200 के नीचे क्लोजिंग देती है डिसेसिवली, तो हो सकता है कि हमें एक गिरावट देखने को मिले। या तो फिर अगर हो सकता है कि 24,500 को क्रॉस कर ले, तो हो सकता है कि हमें एक अच्छा सा अपमूव भी देखने को मिले हमारे मार्केट में। बट ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिर से मैं कहूँगा कि ब्रेंट क्रूड के ऊपर ही डिपेंड करती है कि ब्रेंट क्रूड जो है वो $89 पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस बात को भी डिस्कस कर ले कि जो वॉर चल रहा है उसके ऊपर कोई अपडेट आया है क्या, तो एज सच कोई बड़ा अपडेट हमें देखने को नहीं मिला है। पीस टॉक जो है वो हो नहीं रहे हैं, और अमेरिका जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिकन टेरिटरी करके बताना चाहता है, या ऐसा कह सकते हैं कि वो बताना चाहता है कि वो अमेरिका के कंट्रोल में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। बट ईरान जो है वो उसको बार बार यही कह के बोलता है कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ईरान के ही कंट्रोल में है और ईरान के ही कंट्रोल में रहेगा। कि अमेरिका के बोलने से ये चीज़ें चेंज नहीं हो जाएगी कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अमेरिका कंट्रोल करेगा। ईरान जो है वो इसको अपोज करते ही जा रहा है, और एज सच कोई पीस टॉक हो नहीं रही है या बातचीत हो नहीं रही है कि हमें कोई इम्प्रूवमेंट दिखे वॉर के एंड से, और जिससे जो है वो हमारे मार्केट में एक अच्छा अपमूव देखने को मिले। तो अगर हम देखें तो ये चीज़ें चल ही रही है। तो देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो और क्या ट्वीट करते हैं और उसके वजह से और कितना मैनिपुलेशन हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। और मैं मैनिपुलेशन इसलिए कहता हूँ कि क्योंकि जब जब वो कुछ भी ट्वीट करते हैं तब तक हमें ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस के अंदर या तो बहुत ही ज़्यादा अपमूव देखने को मिलता है या तो बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है। बट अगर उनके स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो जो भी वो स्टेटमेंट बोलते हैं ट्वीट में आके वो बहुत ही ज़्यादा हॉकिश होते हैं, और ईरान जो है वो उसे उस स्टेटमेंट को अपोज ही करती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक मैनिपुलेशन है। अगर समझो कि वो कुछ स्टेटमेंट पास करे और ईरान भी उसी स्टेटमेंट पे अग्री करे तो वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट हो जाता है। बट वो जो है वो हॉकिश स्टेटमेंट पास करता है, और जिसके वजह से हमें मार्केट में मैनिपुलेशन देखने को मिलता है। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए 24,200 के जो लेवल्स है जहाँ पे 100 EMA है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है। रेसिस्टेंस जो है वो 24,500 के करीब रहने वाली है। रेंज जो है वो काफ़ी नैरो है, 300 पॉइंट्स की ही है। बट देखते हैं कि हमारे मार्केट्स में हमें किस डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलती है निफ्टी के अंदर। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। बैंक निफ्टी जो है हम कह सकते हैं नियरली 0.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है,
और ऐसा कुछ खास बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ये पूरा वीक हमने सिर्फ एक ही लेवल डिस्कस किया था बैंक निफ्टी के अंदर, 57,000 से लेकर 58,000 के जो लेवल्स है उसके बीच में। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये पूरा वीक बैंक निफ्टी जो है वो उसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रही थी। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी जो लेवल्स है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। 57,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 58,000 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो आगे आने वाले वीक के लिए भी हम जो है इसी लेवल को पकड़ के चलेंगे बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखते हैं कि बैंक निफ्टी भी जो है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैसा परफॉर्म करती है। तो चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस देख लेते हैं। देखिए अगर ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस की बात करें तो फ्राइडे को जो है वो नियरली 2% का राइज देखने को मिला है और नियरली $89 के करीब जो है वो ब्रेंट क्रूड क्लोज हुआ है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए तो इस वीक ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो है वो नियरली 8% शॉर्ट अप हो चुके हैं। तो ये जो है वो अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। देखिए अगर हम बात करें तो फ्राइडे को एक अच्छा सा सपोर्ट लिया गया है 100 EMA के ऊपर। हम देख सकते हैं कि वेडनेसडे और थर्सडे को एक हल्का फॉल देखने को मिला था, बट फ्राइडे को जो है वो फिर से ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो ये जो है एक दिक्कतें पैदा करेंगी हमारे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कैसा परफॉर्म करता है ब्रेंट क्रूड। जब तक ब्रेंट क्रूड जो है वो 200 EMA को ब्रेक करके ये जो लेवल्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं 80 और 78 के, वो ब्रेक करके नीचे नहीं जाता है डिसेसिवली, तब तक हमें जो है एक अपमूव नहीं देखने को मिलेगा हमारे मार्केट में। अगर प्राइसेस ऐसे ही एलिवेटेड रहे तो हमारे मार्केट कहीं नहीं जाने वाले हैं, साइडवेज ही घूमते रहेंगे या गिरावट देखने को मिलेगी हमें। तो देखते हैं कि ब्रेंट क्रूड जो है वो कैसा परफॉर्म करता है नेक्स्ट वीक के अंदर। एक बार हम जो है वो USD INR भी देख लेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो रुपी जो है वो डिप्रिशिएट हुआ है इस वीक अराउंड 0.2% और ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है हमारे मार्केट के लिए। और ऑलरेडी जो रुपी के प्राइसेस है वो बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड हो चुके हैं। तो देखते हैं कि इस वीक भी हमें जो है वो कैसा ट्रेडिंग देखने को मिलती है। USD INR के अंदर हमने देखा हुआ था कि 94.9 के करीब जो है वो सपोर्ट लिया गया था, उसके बाद से एक अपमूव ही देखने को मिला है हमें यूरोपी के अंदर USD INR के अंदर। तो देखते हैं कि USD INR जो है वो इस वीक नेक्स्ट वीक कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम बात करें सेक्टर टू फोकस की कि हमें नेक्स्ट वीक के अंदर कौन से सेक्टर पे फोकस करना चाहिए, तो एक सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी बुलिश लग रहा है। एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं तो इस वीक जो है वो डिफेंस सेक्टर नियरली 1% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आके देखें तो हमने ऑलरेडी रेसिस्टेंस के लेवल मार्क करके रखे थे, वो रेसिस्टेंस के लेवल के अबाव ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है और क्लोजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। ट्रेंड भी जो है वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट वीक हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर एक अच्छा सा अपमूव देखने को मिल सकता है। तो सेक्टर टू वॉच में हम डिफेंस सेक्टर को रखेंगे हमारे वॉच लिस्ट के अंदर फॉर द नेक्स्ट वीक होल वीक, और देख लेंगे हम नेक्स्ट सैटरडे कि डिफेंस सेक्टर में जो है वो हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो बाकी कोई सेक्टर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लग रहे। देखते हैं कि अगर हम डेली तो डिस्कस करते ही है कि हमें कौन से सेक्टर पे वॉच रखना चाहिए, तो अगर वो टाइम पे कोई सेक्टर अच्छा लगा तो हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट अभी के लिए तो डिफेंस सेक्टर जो है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो हम डिफेंस सेक्टर के ऊपर हमारी नज़र रखेंगे फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हम बात करें FII और DII के नंबर की, तो अगर FII जो है उसने अराउंड पूरे वीक में ऑलमोस्ट 1500 करोड़ के करीब की बाइंग की होगी, और DII जो है उसने कुछ 7.5 या 8,000 करोड़ के करीब की बाइंग की है। तो अगर हम इस मंथ की बात करें तो अगस्त मंथ में अभी तक FII जो है वो नेट बायर ही है। इस वीक में उन्होंने 3 दिन बाय किया है और 2 दिन सेल किया है। तो ये एक अच्छा ट्रेंड में चेंज देखने को मिल रहा है। नंबर्स जो है वो काफ़ी छोटे हैं अभी भी अगर हम बात करें, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा सेलिंग की थी। अगर हम उससे कंपेयर करते हैं तो नंबर्स जो है वो बहुत छोटे लगेंगे हमें, बट एक ट्रेंड चेंज होता हुआ दिख तो रहा है कि FII जो है वो बाइंग के तरफ जा रहे हैं। बट हम इतना जल्दी जज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी अगस्त वीक की, अगर अगस्त मंथ की हम बात करें तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स अभी भी बाकी है मंथ कंप्लीट होने में। तो क्या भरोसा उनका कि अगर ये लास्ट के 2 वीक में अगर सेलिंग कर दी और तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम देखते हैं कि इस नेक्स्ट वीक भी जो है वो हमें क्या नंबर्स देखने को मिलते हैं। बट अभी के लिए अगर हम अगस्त मंथ ऐसा होल कंसिडर करें तो अभी तक तो FII जो है वो नेट बायर्स है, DII भी जो है वो नेट बायर्स ही है हमारे मार्केट में। तो चलिए यही थी हमारी वीकली मार्केट आउटलुक की एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।